हेलो फ्रेंड्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है डाइजेशन सिस्टम ऑफ एस्टेरियास, या इसको बोला जाता है स्टार फिश। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है या हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है स्टार फिश के अंतर्गत पाचन तंत्र। यानी कि जो स्टार फिश है उसमें पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है, क्या क्या ऑर्गन आपको उसके अंतर्गत पाए जाते हैं जिनके द्वारा वो पाचन करते हैं। तो देखो स्टार फिश की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो स्टार फिश के लिए आपको जो फिगर दिख रहा है, ये जो फिगर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को शो कर रहा है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करने से पहले अपन इसके पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी देखो बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो देखो स्टार फिश के अंतर्गत ये हम कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हम जैसे स्टडी करते हैं तो आप उसको सबसे पहले दो भागों में आप बांट लें। एक तो इसके क्या है पाचन के अंग कौन कौन से हैं, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक आप इसके अंतर्गत कर देंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी कि अगर मैं कहूं तो सामान्यतः आप एक तो इसके पाचन में भाग लेने वाले अंगों को और पाचन में भाग लेने वाली ग्रंथियों, इन दो का अध्ययन है जो इसके अंतर्गत करते हैं। अब ध्यान देंगे कि यहाँ हम सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो स्टार फिश है उसका जो शरीर होता है वो आपको पता है कैसा होता है, पंच अरीय होता है। कैसा होता है इसका शरीर, पंच अरीय एवं चपटा होता है। इसी कारण इसकी हार होती है वो रूपांतरित होकर निम्न भाग होते हैं, उन भागों से मिलकर बने होते हैं। या मैं कहूं इसको डाइजेस्टिव ऑर्गन में पहले एलिमेंट्री कैनाल और ये सब जो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं भाग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हारनाल होती है वो हारनाल निम्न भागों से है वो मिलकर बनी होती है। तो अपन ने क्या पढ़ा, इसका शरीर कैसा होता है, पंच अरीय एवं चपटा। इसी के साथ आपने ये पढ़ा होगा इसमें होती है डोर्सल सरफेस और एक कौन सी होती है वेंट्रल सरफेस। और जो डोर्सल सरफेस है इस पर क्या पाया जाता है, इसका एनस पाया जाता है और वेंट्रल सरफेस पर इसका क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है, जिसको अपन ने पिछली क्लास के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। तो अपना टॉपिक चल रहा है ना, तो इसकी जो हारनाल होती है वो निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंतर्गत माउथ, यानी कि मुख की में जैसे ही बात करता हूँ तो देखो मुख के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका जो मुख होता है वो कौन सी सरफेस पर पाया जाता है, वो पाया जाता है ओरल सरफेस पर। ओरल सरफेस को तो वेंट्रल बोलते हैं सरफेस पर। ओरल सरफेस पर इसका जो मुख होता है वो पाया जाता है। साथ ही इसका जो मुख होता है वो पंचकोणीय पेंटागोनल होता है। कैसा होता है मुख इसका, पेंटागोनल साइड की तरह होता है। साथ ही इसका जो ये यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये इस प्रकार से ये पेंटागोनल टाइप में होता है, पंचकोणीय रूप में होता है और इसको क्या कहा जाता है, माउथ कहा जाता है। अब इस जो माउथ है इस माउथ के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस मेम्ब्रेन को पेरिस्टोम मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस पर छोटे छोटे से कंटक भी पाए जाते हैं जिन्हें माउथ स्पाइन के नाम से भी या ओरल स्पाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर छोटे छोटे जो कंटक होते हैं वो भी पाए जाते हैं माउथ पर, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, ओरल स्पाइन के नाम से
जाना जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसके जो मुख है, इस मुख के खुलने एवं बंद होने की जो क्रिया है वो पेशियों के द्वारा होती है, मसल्स होती है। उन मसल्स के द्वारा मुख है वो मुख ओपन एवं क्या होता है, क्लोज, यानी कि बंद होता है और खुलता है। इसकी क्रिया किसके द्वारा होती है, पेशियों के द्वारा होती है। और वो पेशियां कहाँ पाई जाती है, माउथ के सिरे पर पाई जाती है। जैसे रिएक्टर्स मसल्स होती है, पैराक्टर मसल्स होती है, ये इनको खुलने बंद करने का कार्य करते हैं। अब हमारा माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा जो पार्ट आता है उसका नाम है इसोफेगस। अब इसोफेगस यानी कि ग्रसिका होती है। ग्रसिका क्या है, देखिए ओरल सरफेस पर माउथ, ओरल सरफेस पर जो माउथ होता है वो पीछे की ओर एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, छोटी नलिकाकार ग्रसिका, सॉरी ग्रसिका में खुलता है। और ये इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट होता है ये केवल ये इतना सा पार्ट है, ये इसका इतना सा पार्ट इसोफेगस कहलाता है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसोफेगस कहलाता है। जिसका पश्चिम भाग, जिसका अग्र भाग तो माउथ में और पश्चिम भाग किसमें जाकर खुलता है, स्टोमच में जाकर खुलता है। ये है आपके पास स्टोमच, ये इसका क्या है आपके पास स्टोमच है। इसका एग्जाम्पल बाद में इसका एग्जाम्पल इसका जो आमाशय होता है, स्टोमच यानी कि जो आमाशय होता है, आमाशय वो एक तो कैसा होता है, चौड़ा होता है, वह थैलेनुमा होता है। ये की जो स्ट्रक्चर होती है वो थैलस स्ट्रक्चर होती है, थैलेनुमा इसका स्टोमच होता है। और मैं स्टोमच की जैसे ही चर्चा कर लेता हूँ, तो ये जो भाग है इसोफेगस, जिस भाग में खुलता है उस भाग को स्टोमच के नाम से जाना जाता है। और ये जो स्टोमच होता है इसका ये स्टोमच दो भागों में विभक्त रहता है। एक देखो, एक भाग में ये दिख रहा है आपको, एक भाग है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये दोनों संरचना है, ये दोनों संरचना स्टोमच कहलाती है। और इसका जो स्टोमच होता है वो दो पार्टी से मिलकर बना होता है। एक तो होता है कार्डियक स्टोमच और एक होता है पाइलोरिक स्टोमच। एक तो कार्डियक स्टोमच है और एक कौन सा है, पाइलोरिक स्टोमच है। कार्डियक स्टोमच होता है जो ग्रसिका का जो पश्च भाग जिसमें खुलता है संरचना को कार्डियक स्टोमच के नाम से जाना जाता है। और यह जो संरचना होती है ये आपके ओरल सरफेस पर पाई जाती है। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ओरल सरफेस पर उपस्थित होती है कार्डियक स्टोमच। साथ ही कार्डियक जो स्टोमच होता है, ये कार्डियक स्टोमच कार्डियक स्टोमच होता है जो इसका प्रत्येक जो पाली होती है उस पाली का मतलब ये फैला रहता है। और इन प्रत्येक पालियों की जो दो भागों में विभाजित रहती है। और स्टोमच की जो बोल होती है, यानी कि ये स्टोमच है, ये स्टोमच की जो दीवार होगी वो दीवार वो जो दीवार होती है वो दीवार रिएक्टर्स जो मसल होती है उनसे मिलकर बनी होती है। यानी कि इसकी जो वाल होती है, वाल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, रिएक्टर मसल्स होती है। उन मसल्स से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। और ये इन मसल को बोलते हैं प्रत्याकृषक, यानी कि इन मसल्स के द्वारा ही जो स्टोमच है, इस स्टोमच में फैलने
स्टोमच हुआ। अब पाइलोरिक स्टोमच की हम जैसे बात करते हैं, यह एक जो स्टोमच है उस स्टोमच का कौन सा भाग है, पश्च भाग। स्टोमच है उस स्टोमच का पश्च भाग है। अब पश्च भाग हो गया तो कौन से सरफेस में गया है, एब्रोल सरफेस में ये स्थित होता है, एब्रोल सरफेस में। अब ये एब्रोल सरफेस में पाया जाता है, साथ ही इस भाग से प्रत्येक कोण से, जो एब्रोल भाग है इसका जो प्रत्येक कोण यानी कि जहां एंगल बनता है इस प्रकार से इसके अंतर्गत, इस एंगल से क्या निकलती है, पाइलोरिक डक्ट निकलती है, पाइलोरिक डक्ट निकलती है। ये जो नलिकाएं होती है ये किससे निकलती है, पाइलोरिक भाग से। और ये जो यानी कि ये जो संरचना है इसमें अपन ने क्या काटा है, पीएस काटा है, तो इसके पीछे से यहाँ से ये डक्ट निकलती है और इन डक्ट को किसके नाम से जाना जाता है, पाइलोरिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस पाइलोरिक डक्ट की जो प्रत्येक भुजा होती है उन प्रत्येक भुजाओं के अंतर्गत ये टू ब्रांच में बढ़ जाती है। देखो यहाँ से निकली और एक ब्रांच ये गई और एक ब्रांच ये गई। तो पाइलोरिक डक्ट जैसे ही आर्म्स यानी कि भुजा में प्रवेश करती है तो भुजा में प्रवेश करते ही ये दो भागों में बढ़ जाती है। अब हम आगे जैसे ही चलते हैं तो पाइलोरिक डक्ट पर किस प्रकार से ग्लैंडुलर टाइप की संरचना पाई जाती है जिसे पाइलोरिक सीकम बोलते हैं। और ये जो पाइलोरिक सीकम होता है इसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा इसका थर्ड फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है इंटेस्टाइन, आंत्र जिसे अपन बोलते हैं इंटेस्टाइन। इस इंटेस्टाइन की हम जैसे ही बात करते हैं तो जो पाइलोरिक स्टोमच के पीछे ही एक नलिका नुमा, इसके पीछे ही एक नलिका नुमा संरचना होती है जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं, आंत्र कहते हैं, जिसमें क्या होता है जल एवं जो भोजन होता है उस भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा, भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण हो गया। उसके बाद में इसमें आता है रेक्टम, और जो रेक्टम होता है वो अपचित भोजन है उसको कुछ समय तक रखने का कार्य करता है। इस वाला जो भाग है रेक्टम, और रेक्टम एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है जिसे एनस पोर के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसको समझना चाहें तो देखो इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। ये देखो ये जो इसका डायग्राम है ये इसको तो ये कहा गया है माउथ, फिर इसके बाद में ये क्या है कार्डियक, और ये क्या है इसका पाइलोरिक, और पाइलोरिक के बाद में ये जो पार्ट बचता है ये आता है आपके पास इंटेस्टाइन में, और ये यहाँ से ये चले जाता है पाइलोरिक डक्ट में। और ये जो संरचनाएं होती है ये जो संरचनाएं होती है वो पाइलोरिक सीकम में कहलाती है, जो कि डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होता है उसका क्या होता है भाग होता है। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का जैसे भाग है तो हम इसके सेकंड पार्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो मैंने ये व्यू बनाया है इसमें से एक व्यू यानी इसको देखकर एक आर्म की जो भुजा है उसको मैंने यहाँ पर बताया है, यानी ये इसकी क्या काटी है मैंने एक टीएस काटी। तो इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा इसका पॉइंट होगा क्या क्या पॉइंट है इसका, इसका सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत क्या आती है पाइलोरिक सीकम आती है। तो सबसे पहले अपन सेकंड नंबर पर अपना आ जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम जैसे बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आती है पाइलोरिक सीकम। तो पाइलोरिक सीकम की जैसे ही बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या है ये ग्लैंडुलर जो संरचना होती है, और इन ग्लैंडुलर जो संरचना होती है इनकी संख्या क्या होती है अनिश्चित होती है। और पाइलोरिक जो शेप है इन
लाइपेज, एमाइलेज, ये क्या करेंगे प्रोटीन का, ये किसका करेंगे आपके फैट का, और ये किसके करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो इस प्रकार से ये एंजाइम है इनका क्या होता है स्त्रावन होता है, और ये स्त्रावन है भोजन को क्या करते हैं पाचन करते हैं। अब इसके बाद में आती है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो अपना जो सेकंड पॉइंट रहेगा इसके अंतर्गत फर्स्ट क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड रहेगा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन सिस्टम है, इस डाइजेशन सिस्टम की जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार से होती है, तो उस क्रिया विधि को हम देखें समझते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रिया विधि के अंतर्गत सबसे पहले इसमें आता है फूड। तो फूड में मैंने आपको बताया था भोजन, जो स्टारफिश है एक मांसाहारी जंतु है, ओमनिवोरस है, मांसाहारी जंतु है, और मांसाहारी जंतु होने के साथ साथ ये अंडे हैं, क्रैबी है, लार्वा है, इनको क्या करते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब फूड है, सेकंड इसके अंतर्गत आता है फीडिंग, और फीडिंग के अंतर्गत क्या है लेकिन फीडिंग होती है, इस फीडिंग के अंतर्गत स्टारफिश में भोजन को ग्रहण करने की क्रिया विधि होती है। सबसे पहले ये जो सर्वप्रथम भोजन के रूप में अपना जो शिकार होता है उस शिकार को, अपना जो शिकार है उस शिकार को भुजाओं के माध्यम से, इसके माध्यम से भुजाओं के माध्यम से उसको पकड़ती है, और पकड़ने के साथ साथ उस पर मैंने बताया था आपको, क्या बताया थे पेडिसिलेरिया है जो इसकी क्या है भुजा पर पाए जाते हैं, कंटक पाए जाते हैं। वो क्या करेंगे ये इनको भोजन को, जैसे शिकार को पकड़ा है उस शिकार को क्या करेंगे घायल करने का कार्य करेंगे, और उसको जैसे ही पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में ये फूड को ओरल सरफेस पे होती है, इसकी ओरल सरफेस जैसे वेंट्रल उस पर ही मुख पाया जाता है, उस मुख उपकरण में उसको डाल दिया जाता है। अब डाइट दिया जाता है तो उसके बाद में इसका और क्या है डाइजेशन। डाइजेशन के अंतर्गत क्या है मुख है, इस मुख से भोजन कार्डियक स्टोमच में जाता है, और कार्डियक स्टोमच में जो भोजन है, जब मैं कहूँ पाचन क्रिया विधि में इसके जो भोजन का जो आंशिक पाचन होता है वो तो इसके कहाँ है मुख पर ही हो जाता है, या बाह्य कोशिकीय पाचन भी इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसका कारण क्या है कि इसके चारों तरफ मैंने आपको बताया था कंटक पाए जाते हैं, और जो वो कंटक होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं पीस देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। तो इस प्रकार से आंशिक पाचन इसके शरीर के बाहर ही संपन्न होता है। और ओरल स्पाइन यानी कि इसकी जो माउथ होते हैं उस पर ओरल स्पाइन, ये बताया कि ओरल स्पाइन, और इनके द्वारा हल्का सा क्या हो जाता है पाचन हो जाता है, जिस कारण इससे हम क्या कहते हैं बाह्य कोशिकीय जो पाचन है वो शरीर के बाहर ही इसमें क्या होता है संपन्न होता है। अब हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसके पश्चात में जो पाइलोरिक सिक्का के द्वारा भोजन होगा कार्डियक से पाइलोरिक, और पाइलोरिक से इसमें चला जाता है पाइलोरिक डक्ट, और पाइलोरिक डक्ट के अंतर्गत जो पाइलोरिक सिक्कम होते हैं इन सिक्कम से क्या होते हैं एंजाइम स्रावित होते हैं, और इन एंजाइमों को पाइलोरिक डक्ट के द्वारा माउथ के समीप भी लाया जाता है, और माउथ पर यहाँ पर भी एंजाइमों को माउथ पर लाया जाता है, तो माउथ पर लाकर इस पर क्या है छिड़का जाता है, और जैसे ही छिड़का जाता है तो इसको आंशिक रूप से या बाह्य कोशिकीय क्या कहते हैं पाचन कहते हैं। पाचन के अंतर्गत अपन बात करते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य कोशिकीय और एक होता है अंतर कोशिकीय पाचन। बाह्य कोशिकीय पाचन वो है जो शरीर के बाहर होता हो देने का मतलब, तो उसे तो हम बाह्य कोशिकीय पाचन के। अंतर कोशिकीय का मतलब ये है कोशिका के अंदर, जैसे मान लीजिए ये शहर है, अब इस शहर के
प्लेन एंजाइम वगैरह इसमें अगर भोजन आता है और यही अगर डाइजेशन हो जाता है तो इसे हम अंतःकोशिकीय पाचन कहेंगे। जबकि मान लीजिए ये कोई एलिमेंट्री कैनाल है और यहाँ मान लो कोशिकाएं हैं और इस कोशिकाओं से एंजाइम क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। भोजन का पाचन अगर यहाँ होता है तो इसको बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। तो ये आपके यहाँ समझ में आएगा अंतःकोशिकीय बाह्य कोशिकीय पाचन। अब इस प्रकार से आंशिक पचित भोज्य पदार्थ होता है वो इसोफेगस रसिका, फिर कार्डियक और जो पाइलोरिक में आता है और कुछ भोज्य पदार्थ पाइलोसिकम के अंतर्गत पदार्थ प्रवेश कर जाएगा, फिर वापस पाइलोरिक जो सीकम में इसमें प्रवेश करेगा। यहाँ जो आंशिक पाचन हुआ है पाचन उसका क्या होगा, कंप्लीट पाचन होगा और कंप्लीट पाचन होने के बाद में यहाँ से जो भोजन होगा वो क्या है, इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, इसका अवशोषण और उसके बाद में जो एनस और रेक्टम में चले जाता है, एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने ये जो संरचना बनाई है बेसिक संरचना है, इनमें भी पाई जाती है। इस प्रकार से स्टार्च है उस स्टार्च के अंतर्गत जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, यानी कि एक आर्गन में यहाँ भी पाई जाती है। इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट करते हैं। फिर इसमें आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र की हम कैसे चर्चा करते हैं, उत्सर्जन तंत्र में क्या है, उत्सर्जन तंत्र तो उत्सर्जन तंत्र स्टार्च इसके अंतर्गत विशेष अंतर्तंत्र नहीं पाया जाता। इसमें पाए जाने वाली जो पेपिला होती है, ये जो पेपिलाएं होती है इन पेपिलाओं से ही उत्सर्जन की क्रिया है वो संपन्न होती है। इस पेपिला देह द्वारा के सीधे संपन्न रहती है और ये सीलोम के अंदर पाए जाने वाले सीलोमिक फ्लूइड, ये जो सीलोमिक फ्लूइड होता है इस सीलोमिक फ्लूइड को बाहर निकालती है, यानी कि देह गुलिक द्रव्य होता है। यानी कि जो पेपिला होती है, पेपिला का संबंध किससे होता है, सीलोम से देह हुआ और देह हुआ में जो सीलोमिक फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, उसको इन पेपिलाओं के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और ये जो पेपिला होती है इसकी आर्म्स होती है, इन आर्म से इस प्रकार से ये बाहर तरफ स्पाइन ऐसे कंटक पाए जाते हैं। इनके मध्य में इनमें क्या पाए जाते हैं, पेडिसिलिया पाए जाते हैं, इनसे क्या होती है ये बाहर डाल दी जाती है। और अशुद्धियां होती है पेपिला के अंतिम सिरे के द्वारा बाहर निकलेगी और इसके द्वारा उत्सर्जित जो पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है और एक इसके अंतर्गत यूरिया भी होता है। एक तो अमोनिया, एक क्या होता है यूरिया, इनका क्या करता है ये उत्सर्जन करता है। इसलिए ये कौन सा एनिमल है, अमीनोडेलिक, और एक कौन सा है यूरियोडेलिक। उसके बाद में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत में ज्यादा कुछ नहीं है। स्टार्च श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं, कोई विशेष जो अंग है वो नहीं पाए जाते हैं इसके अंतर्गत, स्टार्च इसके अंतर्गत। तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, स्पार्ट के समीप में पाए जाने वाले जो पेपिला वही स्पाइन है, ये स्टार्च से है, ये स्टार्च इसकी क्या है, जैसे आर्म्स है, ये अपन स्टार्च ये आर्म्स,
ये सब भुजाएं, अब इन भुजाओं पर ये यहाँ पर स्पाइन पाए जाते हैं, ये पेपिलम, ये पेडिसलेरियम, ये स्पाइन। तो इन स्पाइन पर ये क्या होते हैं, पेपिलाएं पाई जाती है जो क्या करती है, श्वसन का कार्य करती है। और ये जो पेपिला होती है ये पतली एवं प्रवर्धनुमा संरचना होती है। इसके अंतर्गत बताया था मैंने, पतली एवं प्रवर्धनुमा संरचनाएं होती है। इनकी जो दीवार होती है पेपिला की वो कैसी होती है, संवहनी प्रकार की होती है, वेस्कुलरी टाइप की होती है। और ये वेस्कुलरी टाइप के होने के साथ साथ ये क्या करती है, गैसों का विनिमय करती है, एक्सचेंज करती है, जिससे क्या है इसके अंतर्गत जो O2 होती है वो तो कहाँ है, अंदर प्रवेश कर जाती है, और जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत इसमें मिश्रण क्रिया के द्वारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। और ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसके अंतर्गत जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन के लिए क्या करती है, ये ग्रहण करती है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, श्वसन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अब आता है इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने क्या है, 3 टॉपिक है वो कंप्लीट किए थे। और वो 3 टॉपिक कौन कौन से थे, एक टॉपिक का नाम तो अपने पास है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टारफिश। एक बार पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत देख लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हमने 2 पार्टों में बांटा। एक तो हमने किसमें बांटा, कैनाल, और एक हमने बांटा इसको डाइजेस्टिव। एलिमेंट्री कैनाल के निम्न भाग सबसे पहला क्या है, बाउल। ये पेंटागोनल, एक कैसा होता है, पेंटागोनल, पेंटागोनल होता है। साथ ही इस पर क्या होती है, पेरिस्टोम की क्या होती है, लेयर होती है, परत होती है मेम्ब्रेन की। और इस पर क्या पाए जाते हैं, स्पाइन पाए जाते हैं। और क्या होता है, आंशिक पाचन, ये आपको इसमें ध्यान। माउथ के बाद में कहाँ चले गए थे, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में हम चले जाते हैं स्टोमच। और स्टोमच के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कार्डियक, एक तो होता है कार्डियक और एक होता है पाइलोरिक। कार्डियक स्टोमच की हम जैसे बात करते हैं, इसकी जो 5 भुजाएं होती है उन 5 भुजाओं पर ये पाया जाता है। इस पर कार्डियक स्टोमच होता है नीचे की ओर, ये कौन सी सरफेस पर पाया जाता है, ये ओरल सरफेस पर पाया जाता है। पाइलोरिक स्टोमच होता है ये एबोरल सरफेस पर पाया जाता है, एबोरल सरफेस पर पाया जाएगा। और साथ ही इसकी जो बोल होती है दीवार स्टोमच की, वो किसकी, रिएक्टर जो मसल्स होती है उससे मिलकर बनी हुई होती है, जो सिकुड़ने का वो क्या करती है, कार्य करती है। पाइलोरिक के बाद में ये जो जाती है, ये जाती है पाइलोरिक डक्ट में। और पाइलोरिक डक्ट से पाइलोरिक सिका वगैरह पाए जाते हैं। फिर ये चली जाती है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से चली जाती है रेक्टम, और रेक्टम से एनस कोड के द्वारा भोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जब हम इसे बात करते हैं तो क्या है, इसके अंतर्गत पाइलोरिक सिका है, सिका, ये इसके अंतर्गत पाचन का कार्य होता है। पाचन की क्रिया विधि को हम बात करें तो सबसे पहले फूड, फिर फीडिंग, फीडिंग के बाद में डाइजेशन,
डाइजेशन में माउथ आंशिक पाचन, फिर माउथ में जैसे ही पाचन हो जाता है तो फिर वो ग्रसिका इसोफेगस, इसोफेगस से फिर वो पाइलोरिक स्टोमच से पाइलोरिक डक्ट में जाता है और पाइलोरिक डक्ट से फिर वो इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो इस प्रकार से स्टार्च सिस्टम में डाइजेशन का। फिर उसके बाद हम उत्सर्जन की बात करते हैं। तो उत्सर्जन के अंतर्गत कुछ नहीं है, उत्सर्जन इसकी सामान्य सतह और पेनिला के द्वारा होता है उत्सर्जन और श्वसन। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आपसे मुलाकात होती है या नहीं होती है।